इस मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से कहीं अधिक ऊंचा था। यह सभ्यता संसार में अभी तक ज्ञात सभ्यताओं में सबसे अधिक प्राचीन है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानने के लिए हम इनको निम्न बिंदुओं के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले हम इनके खोजकर्ताओं के बारे में बात करेंगे, अन्वेषणकर्ताओं के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स मैसन 1826, यह एक ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और वहां पर हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ जानकारी इन्हें प्राप्त हुई, लेकिन इन्होंने अपने खोज कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। बर्टन बंधु 1856, पाकिस्तान में कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। वहां पर दो ब्रिटिश भाई, जिनमें से एक का नाम जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम विलियम बर्टन था, उन्होंने इन पटरियों के निर्माण कार्य की देखरेख का जिम्मा उठा रखा था। वहीं समीप में कुछ ईंटें पड़ी हुई थी और इन ईंटों को उठाकर उस रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में लगा दिया गया। उस समय बर्टन बंधु इस तथ्य को समझ नहीं पाए कि ये ईंटें किसी महान सभ्यता के अवशेष हैं। इसके पश्चात अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1853-1856 में पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने भी सभ्यता के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की, लेकिन उन्होंने भी अपने अन्वेषण कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष रहे। इनके नेतृत्व में सर्वप्रथम विधि अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करना प्रारंभ किया गया और दो भारतीय पुरातात्विक उत्खननकर्ताओं में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन दो लोगों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब हम इसके तिथि क्रम के विषय में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के तिथि क्रम को लेकर इतिहासकारों में विविध प्रकार के मतभेद हैं। सभी इसका समय तिथि अलग अलग बताते हैं। इसमें से सबसे पहले जॉन मार्शल, उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक की थी। अर्नेस्ट मैके का मत है कि यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। डॉक्टर एम व्हीलर, उनका मत है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अस्तित्व में थी। और जो सर्वाधिक मान्य तिथि क्रम है वह कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसको हम C14 पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसमें एक भारतीय पुरातत्वविद DP अग्रवाल का कार्य उल्लेखनीय है। यह सर्वमान्य तिथि है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब हम हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के ऊपर आते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि वैदिक सभ्यता में भी हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख मिलता है। वहां पर इसे हरियूपिया के नाम से उल्लेखित किया गया है। यह सभ्यता चूंकि सिंधु नदी के आसपास पाई गई है, इस कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, छात्रों यहाँ एक विशेष बात यह है कि सिंधु सभ्यता के निवासी तांबे और टीन को आपस में मिलाकर कांस्य नाम की एक धातु का निर्माण करते थे और इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा कि जो सभ्यताएं तांबे के विषय में जानती थी उन्हें ताम्र युगीन सभ्यता, जो लोहे के विषय में जानती थी उन्हें लौह युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। आद्य युगीन सभ्यता, छात्रों आद्य युगीन सभ्यता का भी एक बहुत विशिष्ट अर्थ है। आद्य युगीन सभ्यताओं में वे सभ्यताएं आती हैं जहां से कुछ लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई है, परंतु उस लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको आद्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे?
सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान को खोजा गया और प्रथम नगर हड़प्पा जब खोजा गया तो उसी के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया गया। अब हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है यह इतनी अधिक प्रसिद्ध क्यों है। सबसे पहली जिस पर हम भारतवासी गौरव करते हैं वो है हड़प्पा निवासियों की नगर निर्माण और वास्तुकला। हम हड़प्पा सभ्यता को भारत में नगर सुव्यवस्थित नगर नियोजन के रूप में सबसे प्राथमिक स्तर पर देख सकते हैं। सुव्यवस्थित नगरों का निर्माण करना, व्यवस्थित रूप से भवनों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, ढकी हुई नालियों का निर्माण करना और जो भी एक नगर में सुविधाएं आज के समय में भी देखने में आती हैं वह सभी सुव्यवस्थित रूप से हड़प्पा सभ्यता में भी दृष्टिगोचर होती हैं। भवन निर्माण पर भी अगर हम जाएं तो हम एक नगर की जैसी संरचना रहती है उसी तरीके से इसके भवन निर्माण को भी जान सकते हैं। भवनों का निर्माण दो प्रकार से होता था। जो धनिक वर्ग के लोग थे उनके भवन अधिक नियोजित और सुंदर बने होते थे और एक आम भवन में समस्त प्रकार के दैनिक उपयोग में आने वाली जो कमरे हैं उनको वहां पर व्यवस्थित किया गया था, जैसे कि एक रसोई घर, स्नानागार, आंगन, कुआं। कुछ ऐसे भी भवन वहां मिले हैं जो 2 मंजिला हैं जहां पर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी और छत पर जो पानी कभी बरसात का वर्षा का इकट्ठा हो जाता था उसको बाहर निकालने के लिए वहां परनाले भी बनाए गए थे। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता विशाल स्नानागार थी। मोहनजोदड़ो में एक बड़े स्नानागार की प्राप्ति हुई है जो कि पक्की ईंटों का बना हुआ है और संभवतः वहां के निवासी विशिष्ट पर्वों पर इसमें स्नान करते थे। विशाल स्नानागार के निर्माण की जो विधि है वो उसको देखकर हम उस समय की तकनीकी ज्ञान का सहज में आभास कर सकते हैं। जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली ये भी हड़प्पा सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ पर सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण किया गया था। ये नालियां फर्शों से ढकी होती थी। घरों से निकलने वाली नालियां सड़कों की नालियों में मिलती थी। सड़क में नालियों के कुछ दूरी पर चलने पर एक शोषक कूप या फिर हौदी का निर्माण किया जाता था जिसमें कठोर या ठोस जो कूड़ा करकट होता था वह नीचे गिर जाता था और जो पानी था वो नालियों में आसानी या सरलता के साथ बहता रहता था और कहीं भी नालियां ब्लॉक नहीं होती थी। ये विशेषता हम इतनी प्राचीन सभ्यता में भी आसानी से देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की एक अन्य विशेषता थी कृषि एवं विदेशी व्यापार। कृषि इतनी उन्नत अवस्था में थी हड़प्पा में कि वहां के लोग न केवल ग्रामों की पूर्ति कर पाते थे कृषि सामग्री से, वरन नगरों में भी कृषि सामग्री की पूर्ति कर पाते थे। हड़प्पा निवासी 2 प्रकार के व्यापार करते थे, आंतरिक व्यापार एवं विदेशी व्यापार। कला एवं शिल्प के अंतर्गत हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों की कला प्रियता का सहजता से अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने मृदुभांड, मोहरे, मनके, मूर्तियां, खिलौने इत्यादि का निर्माण किया है और उन्हें हम उनकी कलाकृति देखकर हम जो है उनके कला एवं शिल्प उत्पादन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व हम कुछ पारिभाषिक शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जो इस अध्याय में प्रयोग किए गए हैं। इन शब्दों के अर्थ जान लेने से आपको अध्याय में जहां भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको समझने में आसानी होगी। पहला शब्द है संस्कृति। संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक खास या विशिष्ट शैली के होते हैं, साथ में ये एक खास क्षेत्र या फिर कालखंड से जुड़े होते हैं। पुरावस्तु
पुरा वस्तु, जैसा कि हम इसका अर्थ देखें, पुरानी वस्तु, बहुत पुरानी कला सामग्री या वस्तु जिसका पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व है, हम उसे पुरावस्तु कहते हैं। इसका पुरावस्तु शब्द का कहीं कहीं अर्थ खोद कर निकाली गई वस्तुओं से भी लगाया जाता है। मुहर, मुहर शब्द का अर्थ है मुद्रा, छाप, किसी वस्तु पर खुदा हुआ नाम या सील। मनके, मनके का सामान्य अर्थ होता है मोती, गुड़िया या बंधे हुए दाने जिनके द्वारा माला का निर्माण किया जाता है। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद प्राचीन सभ्यता व संस्कृति से जुड़े तत्वों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को जानने के स्रोत। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानना हो तो स्रोतों का कुछ अभाव सा अनुभव होता है, क्योंकि मुद्राओं पर अंकित लेख के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई अन्य लिखित साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन मुद्राओं पर अंकित लेख को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस सभ्यता के विषय में जानने के लिए हमें खुदाई में मिले नगर, भवन, जल निकास की नालियों, मूर्तियां, मृदुभांड, मोहरे, मनके, आभूषण, औजार आदि पर निर्भर होना पड़ता है। कालगणना। इस अध्याय में तिथि क्रम के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास में ईसा मसीह के जन्म वर्ष को आधार मानकर काल की गणना की जाती है। आप लोगों ने पुस्तकों में देखा होगा ईसा पूर्व, इसे इंग्लिश में बीसी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पूर्व की घटनाओं की गणना ईसा पूर्व लिखकर की जाती है। ईसवी से एडी कहा जाता है, अंग्रेजी में एनो डोमिनी। आजकल एडी के स्थान पर सीई, बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग भी किया जाता है। सीई का अर्थ है कॉमन एरा, बीसीई का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। कभी कभी वीपी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पूर्व ऐसा था। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई तो सिंधु नदी के तट से लगे हुए क्षेत्रों में यहाँ के स्थल प्राप्त हुए। उसको सिंधु घाटी नदी सभ्यता कहा गया। लेकिन जब विस्तार में इसकी खोज की गई तब यह तथ्य सामने आया कि इस सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल या नगरों के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हड़प्पा पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के सूखे हुए मार्ग पर लाहौर और मुल्तान के बीच स्थित है। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज यात्री ने इसे देखा। इस स्थल की खुदाई और अध्ययन में सर जॉन मार्शल एवं दयाराम साहनी के नाम उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस स्थल की खुदाई में राखालदास बनर्जी, जिन्होंने सन 1922 में इस स्थल का उत्खनन किया, उनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। चहुंदड़ो, यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से
130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थान को इंद्रगोप मनकों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। चहुंदड़ों को मनकों के कारखाने के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है और इन मनकों में इंद्रगोप नामक मनका जो लगभग लाल रंग का होता था उसके निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। चहुंदड़ों की पहली खुदाई 1930 में एनसी मजुमदार ने कराई थी। लोथल, यह गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है क्योंकि लोथल में एक विशाल बंदरगाह मिला है। इससे अनुमान होता है कि इस सभ्यता का सुदूर पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध रहा होगा। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की। बनावली, यह स्थान हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर कच्चे एवं पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगन, यह उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस स्थल को कालीबंगन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बर्तन, तांबे के औजार, चूड़ियां, बांट, मोहरे, खिलौने इत्यादि प्राप्त हुए हैं। मिथाथल, यह स्थान हरियाणा राज्य के हिसार जिले का एक गांव है। यहाँ खुदाई के दौरान पत्थर के बनके, मिट्टी के पकाए हुए खिलौने, पशुओं की मूर्तियां, पॉलिशदार बर्तन, पत्थर के बांट, छोटी छोटी गाड़ियों के पहिए, हाथी दांत से बने हुए पिन प्राप्त हुए हैं। संघोल, यह स्थान पंजाब के लुधियाना जिले में है। 1968 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं हड़प्पा से मिलती जुलती हैं, जिससे यह अंदाज लगाया जाता है कि शायद यह स्थान भी हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा होगा। रोपड़ हड़प्पा से लगभग 354 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। अब हम हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों के बारे में जानेंगे कि वे अपना जीवन यापन किस तरह से करते थे, किन चीजों को खाद्य के रूप में प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा निवासियों का मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था और इसी कारण जो उनका आहार विहार था वो प्राकृतिक कृषि के ऊपर ही आधारित था। जैसे कि अनाज के रूप में वो गेहूं, जौ, चावल, तिल, राई, सरसों का प्रयोग करते थे। सब्जियों में वे मटर आदि का प्रयोग करते थे। फल के रूप में खजूर, अनार, नींबू, नारियल आदि का प्रयोग करते थे। और यदि हम पेय पदार्थों की बात करें तो वो गाय और भैंस का दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को उपयोग में लाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मांसाहार के भी शौकीन थे। वे भेड़, बकरी, मछली, मुर्गी, बत्तख के मांस का प्रयोग करते थे। यहाँ पर खास ध्यान देने लायक बात यह है कि वह मांस को पकाने, उबालने और भूनने के लिए विविध प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे। कृषि प्रौद्योगिकी, हड़प्पा कालीन कृषि की दशा अत्यंत उन्नत थी। कृषि का उत्पादन इतना अधिक होता था कि खाद्यान्न नगरों में जाता था। कृषि विधियों के विषय में, कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, परंतु जुते हुए खेत, मोहरों पर वृषभ की आकृति का खुदा होना, मिट्टी से बने हल इस ओर इंगित करते हैं कि ये लोग कृषि विधियों से सुपरिचित थे। बैल सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु था। यही कारण है कि कुछ मोहरों पर बैल की आकृति को खोदा गया और उन मोहरों को वृषभ मोहर का नाम दिया गया। यहाँ पर हम कुछ
औजारों के बारे में बात करेंगे जो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए, जैसे कि बनावली से मिट्टी का हल, कालीबंगन से जुते हुए खेत, धौलीबीरा से जलाशय के अवशेष, शोर्तघई जो कि अफगानिस्तान में है, वहां से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहरे खुदाई में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर, धातुओं, हाथी दांत और मिट्टी की बनी हुई लगभग 600 मोहरे मिली हैं। अधिकतर मोहरे वर्गाकार आकृति की हैं, जिनमें एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर कुछ लेख लिखे हुए हैं। मातृ देवी के अनेक चित्र मोहरों तथा बर्तनों पर अंकित पाए गए हैं। खुदाई में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु जो मोहरें मिली हैं उन पर लिखित कुछ लेख खुदे हुए हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। परंतु जो मोहरें मिली हैं उन पर कुछ लेख खुदे हुए हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। यह लिपि चित्रात्मक है। यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं ओर यह लिपि लिखी जाती थी। इसका साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक पट्टिका से मिलता है, जहां पर उत्कीर्णक ने या लिखने वाले ने दाएं ओर से लिखना प्रारंभ किया, लेकिन बाईं ओर जाते जाते तक वह फलक छोटा पड़ गया। इससे यह ज्ञात होता है कि ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई है। कनिंघम का विचार है कि संभवतः हड़प्पाई लिपि का मूल स्रोत ब्राही लिपि है। मोहरों पर सांडों और भैंसों की सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं। प्राप्त मोहरों में पीपल और उसकी पत्तियों के चित्र अंकित हैं, जिनसे हम एक तथ्य को और जान सकते हैं कि हड़प्पा निवासी पीपल की पूजा करते थे। आकार की दृष्टि से यह मुद्राएं या मोहरें दो प्रकार की हैं। प्रथम, बड़े आकार की छाप मुद्राएं जिन पर अक्षर और मूर्तियां उल्टी खुदी हुई हैं। ये एक प्रकार के सांचे हैं जो गीली मिट्टी, लाख, मोम आदि कोमल द्रव्यों पर छाप लगाने के काम आते थे। ये मुद्राएं सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी हुई हैं। इनके सामने माथे पर कोई पशु, ऊपर के किनारे के पास चित्रकारी, पीठ पर डोरी डालने के लिए एक छेददार उभार होता है। यहां पर एक सींग का बैल, हाथी आदि के चित्र बनाए गए हैं। दूसरी मोहरें सेल खड़ी पत्थर से ही बनाई गई हैं, लेकिन ये थोड़े से छोटे आकार की हैं। इन पर ना तो डोरी डालने के लिए छेद है, ना ही इनकी पीठ पर कोई उभार है, पर इन पर खुदे अक्षर और पशु इतने गहरे या सुंदर भी नहीं बनाए गए हैं जितने कि बड़े आकार की मुद्राओं या मोहरों में देखने के लिए मिलते हैं। आज तक लगभग 3000 से अधिक मुद्राएं या मोहरें मिल चुकी हैं। हड़प्पा स्थल से मिले जानवरों की हड्डियों में मवेशियों से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि संभवतः ये सभी हड़प्पा निवासियों के पालतू पशु थे। कुछ जंगली प्रजातियों जैसे कि सुअर, घड़ियाल, हिरण की हड्डियां भी मिली हैं। मछली तथा पक्षियों की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अस्थियों के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी जोड़ा हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति में स्त्री और पुरुष हड्डियों से बने हुए आभूषण भी धारण करते थे। ईंटें हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू भवन नियोजन कला था। सबसे पहले नगर एवं भवन नियोजन के क्रियान्वयन के लिए ईंटों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण साधन था। यह ईंटें संभवतः धूप में सुखाकर या भट्टे में पकाकर प्राप्त की जाती थीं। यह ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थीं, जहां लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ईंटों का बड़े पैमाने में निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता में कुटीर उद्योगों में शामिल था। मकान बनाने
में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करने के क्षेत्र में भारतवासी सिंधु सभ्यता के ऋणी हैं। मनके का अर्थ होता है मोती या गुड़िया। चहुंदड़ो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल को मनके के कारखाने के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा निवासी मनकों के निर्माण में जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, कार्निलियन जैसे पत्थरों का उपयोग करते थे। धातुओं में तांबा, कांसा, सोने का प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त मनकों का निर्माण करने में शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी का प्रयोग भी किया जाता था। कई बार ये मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे। मनकों के आकार के बारे में बात करें, इनके कई आकार होते थे, जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा खंडित। यह मनके सेलखड़ी से बनाए जाते थे। सेलखड़ी एक कोमल प्रकृति का पत्थर होता है जिस पर आसानी से उत्कीर्णन किया जा सकता है, खुदाई की जा सकती है या चित्र बनाया जा सकता है। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इस विधि द्वारा कई विविध प्रकार के मनकों का निर्माण किया जाता था। हालांकि सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीक के अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए भी पहेली बना हुआ है। मनके के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पत्थरों के टुकड़ों को सबसे पहले तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से छील